नमस्कार, मैं अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24 की खास सीरीज, जिसमें आज हम एक ऐसे नेता से आपको मिलाएंगे जो कि सरपंच से लेकर 5 बार तक विधायक का सफ़र तय कर चुके हैं। एक ऐसे नेता से जो कि गांव ढाणी में रात्रि के समय पहुंच जाते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों से समस्याएं के लिए पूछने लग जाते हैं। एक ऐसा नेता जो कि जिसके पास में कोई घर पे आता है तो उसका काम किए बगैर नहीं रहते। वो कोई और नहीं, सूरजगढ़ से पूर्व विधायक श्रवण कुमार जी हैं। नमस्कार श्रवण जी, आपका आरजे टीवी 24 की खास सीरीज में स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके आने से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जी, श्रवण जी, हम आपकी शुरुआत करते हैं आपके क्षेत्र से ही। अक्सर हमने आपके क्षेत्र में सुना है कि आप एक साधारण से इंसान का रूप लेकर एक अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए रात्रि के समय भी पहुंच जाते हो। ये क्या सही है और इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? नेता सीधा ही होना चाहिए। हमारे महात्मा गांधी भी सीधे थे, नेहरू जी भी सीधे, जो भी नेता हिंदुस्तान के बड़े नेता हुए वो सीधा है। और जनता के सामने जो सीधा रहता है वही नेता कहलाता है। नेता से मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा बहुत आर्टिकल हो। नेता वो होता है जो जनता की समस्याओं का समाधान करता है और उनकी बातों को आराम से सुनता है और प्रॉपरली उनका जवाब देता है और समस्याओं का समाधान करता है। मेरा ये सोच है कि आदमी जब राजनीतिक में आता है तो उसको ये बात सोच के ही आना चाहिए कि गरीब आदमी की बात सुनने में, उसका समाधान करने में उसके प्रति ये भावना होनी चाहिए कि जो व्यक्ति मेरे पास आया है वो समस्या लेके आया है, उसका समाधान करना मेरा दायित्व बनता है। उसको समस्या को और बढ़ाना उसका दायित्व नहीं बनता है। तो मैंने जब से राजनीतिक में 80 से 81 से आया हूँ, तब से मेरा ये सोच है कि गरीब व्यक्ति अपनी समस्या लेके आए और मुझे बताए तो मैं उसको साधारण रूप से सुन करके और साधारण रूप से उसका समाधान करने का मेरा हमेशा सोच रहा है। मैं कभी इस बात के लिए नहीं रहा कि जो व्यक्ति आया है उससे मैं कुछ लूँ। मैं ये सोचता हूँ कि उस आदमी का व्यू लूँ, उसकी समस्या का बात सुनूँ और उसको समस्या को समाधान करूँ। मुझे कभी ये नहीं रहा कि वो व्यक्ति किसको वोट देगा, उसमें मुझे क्या देगा। वो उसका खुद का विवेक है कि वो मेरे लिए क्या सोचेगा। पर मैं ये सोचता हूँ कि वो समाधान के लिए आया है तो समाधान करना मेरा दायित्व बनता है। जी, श्रवण जी, आपके राजनीतिक सफ़र की बात करें तो आप सरपंच से लेकर 5 बार तक विधायक रहे हो और पहली बार आप निर्दलीय विधायक बने थे। तो आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? मैं सरों में जब चुनाव लड़ा था सरपंच का, तब मैं हिंदुस्तान कोपल लिमिटेड खेती कॉम्प्लेक्स में नौकरी करता था और मैं 7 वोट से सरपंच बना था। उसके बाद मैंने ईमानदारी और निष्ठा से काम किया, दोबारा 701 सीट जीता और मैं उप प्रधान बना और मैंने ईमानदारी से और निष्ठा से लोगों की, गरीबों की सेवा की। तो जनता का ये भाव हो गया कि हमारा नेता ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए। तो मैंने आदरणीय सुमित्रा जी जो पूर्व मंत्री है, लोक विधानसभा अध्यक्ष भी है, रही हुई है, उसके सामने मैंने चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे अपार स्नेह दिया और स्नेह देने के बाद मुझे उन्होंने दो मैंने ये ज़रूर सोचा है कि मेरे ही आदमियों ने ये सोच के घर बैठ गए कि चुनाव जीते हुए हैं और धीरे 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 करते चुनाव सरकता सरकता 1800 वोट से हार गए। 1800 वोट और आ जाते तो जीत है, क्योंकि हम तो ये बात सोच के चलते हैं कि राम को गद्दी मिलनी थी और 14 साल का वनवास मिल गया। तो राम को वनवास मिला तो रावण का वध हुआ। अगर राम को वनवास नहीं मिलता तो रावण का वध नहीं होता। मैं अगर चुनाव नहीं हारते तो लोगों को मेरी योग्यता का मालूम नहीं होता। अब लोगों को इस बात का मालूम हो गया कि मैं क्या हूँ और वो लोग क्या है। ये चुनाव हारना और जीतना जीवन का पहलू है। जब हमने कई बार जीते हैं सरपंच, प्रधान, एमएलए, तो एक बार हार के भी देख लिया। तो हारने से कोई ऐसा मेरे दिल में कोई ठेस नहीं है। पर जनता का मैं कुछ करना चाह रहा था, वो कुछ कर्म कर पाया। मुझे इच्छा थी कि 24 घंटा लोगों को पानी की जो दिक्कत आई हुई है, पानी की दिक्कत मेरी नहीं थी। चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी और सड़क, 5 मेरी मूलभूत आवश्यकताएं थी कि इनको पूरी करूं और वही करना चाह रहा था मैं। कुछ वंचित रहा, फिर जनता मौका देगी। ये जनता सर्वप्रिय है और जनता हमारी मालिक है और जनता के गलती कुछ नहीं बता सकते हम। जनता कभी गलती नहीं करती है, गलती नेता ही करते हैं। तो हम उसकी बात को कोई दोहरा नहीं चाहते। जनता हमारी सर्वप्रिय थी, सर्वप्रिय है और सर्वप्रिय रहेगी। जी, श्रवण जी, हम एक चीज़ और पूछना चाहते हैं।
2018 का विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद आपको कांग्रेस पार्टी 2019 में लोकसभा का उम्मीदवार बनाती है। इसके पीछे क्या कारण है? आपको फिर विश्वास जताती है आपके ऊपर? 2019 में उनको मालूम था, उस समय हमारे साथियों ने ये कहा कि चुनाव जीत सकते हैं ये, और जनता ने खूब समर्थन दिया, 4.5 लाख वोट भी दिए। लेकिन एक मोदी का बहुत बड़ा वे था, वेग, जैसे हवा का वेग होता है उसे इसकी वेग था, और उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। क्योंकि जो पुलवामा कांड था उसको देख करके, या कोई भी सिलेंडर फ्री देना और फौजियों का जो भी कुछ था, वो सारा मूवमेंट ऐसा हो गया कि कोई आदमी सामने खड़ा ही। मैं तो चलो नया आदमी था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का बेटा भी तो हार गया, हमारे बड़े बड़े एमपी जो पहले रहे हुए वो भी तो हार गए। लेकिन मैं उस बात का कोई गम नहीं है, पर मैं ये देखा है कि जनता ने मुझे बड़ा प्यार दिया और 4.5 लाख वोट दिए। आज तक हमारे ज़िले में 4.5 लाख वोट पहले शीशाम जोड़ा के भी नहीं आए, और कोई एमपी चुनाव लड़ा उसके नहीं आए। पहला कारण था कि मुझे 4.5 लाख वोट दिए। जी, आपने शीशराम जी ओड़ा की बात की, तो हमने सुना है कि झुंझुनू में आप ही की पार्टी के कई बड़े नेता आपका विरोध करते हैं। विरोध नहीं करते हैं, वो केवल अपनी आत्मा की भ्रांस मिटाते हैं। उनके विरोध से कुछ भी नहीं होता। जनता जिस दिन विरोध करेगी वो विरोध असली होगा। नेताओं के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात की तो मैं परवाह नहीं करता हूँ। पर जनता का विरोध हो जाता है तो फिर नेता घर बैठ जाता है। तो मैं जनता को सर्वोपरि मानता था, सर्वोपरि मानता और सर्वोपरि मानता रहूँगा। तो मैं जनता का विश्वास करता हूँ, जनता ने मुझे नहीं नकारा है। आज भी मैं जहाँ भी जाता हूँ, जनता मुझे बड़े प्यार और स्नेह से मेरे साथ जुड़ती है, और मेरी बात की भावना की मेरी कदर भी करती है। तो मैं इस बात के नहीं, बड़े नेता कौन होते हैं? जनता से बड़ा कुछ भी नहीं है। जैसे पृथ्वी से भारी कुछ भी नहीं है, और सूर्य से गर्म कुछ भी नहीं है। ये दो चीज़ें, और हवा से ज़्यादा कोई इसका वेग नहीं है। ये सब चीज़ें जिसके साथ हैं, पृथ्वी, सूर्य और हवा और जनता, ये चारों जिसके साथ हैं, उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। जी, सरवण जी, एक चीज़ और कि झुंझुनू को स्वर्गीय शीशराम जी ओला के नाम से भी जाना जाता है। उनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? वो तो चलो, स्वर्गीय श्री राम जी ओला जी ने पूरे 50 साल तक जनता की सेवा की, उसके लिए तो हम उनके साथ थे ही, और वो उन्होंने जनता का काम भी किया। उसके ऊपर मुझे क्या कहना है, वो तो था ही, वर्क तो किया उन्होंने। मंत्री भी रहे, 8 बार एमएलए रहे, 5 बार एमपी रहे, मंत्री भी रहे, स्टेट में भी रहे, सेंटर में भी रहे, उन्होंने काम किया। उनकी भावना कदर ये थी कि मैं नहर ले जाऊँ, वो पूरी नहीं कर सके। उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन नहीं ला पाए। वो तो उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। तो चलो, कोशिश करना हमारा उनका धर्म बनता है। हम आज भी चाहते हैं कि हमारे ज़िले में अगर नहर आ जाए तो ये सोना पैदा होगा। अब उनकी कोशिश तो रही, पर कोशिश कामयाबी नहीं मिल पाई। आगे उनकी कामयाबी हम कोशिश करेंगे कि उनके उनके छोटे वर्कों को पूरा करेंगे और उनकी कामयाबी निश्चित करेंगे। जी। अब आपके क्षेत्र की बात करें, तो सूरजगढ़ विधानसभा में आपने काफ़ी विकास के कार्य भी कराए। तो आपके ये जो क्षेत्र की जनता है, इस पे आपका विश्वास है या कुछ और? ये है, गलती तो मेरे से हुई है, उनसे थोड़ी हुई है। वो तो आज भी विश्वास है और विश्वास रहेगा। उनके विश्वास को मैं कैसे नकारा जा सकता हूँ? सूरजगढ़ की जनता मेरे साथ कल भी थी, आज भी और आगे रहेगी। सूरजगढ़ की जनता का मैं चहेता नेता हूँ। उनका किसी का भाई हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का रिश्तेदार हूँ। इस तरह के सभी जो विभिन्न समाज के जो मुद्दे होते हैं, उन पे मेरे साथ हमने लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। और युवाओं के साथ भी हमने पूरा, हमारे क्षेत्र में कॉलेज की कमेटी कॉलेजें खुलवाई, सूरजगढ़ में, बुहाना में, सड़कों की दिक्कत, सड़कें, पानी, सब काम आज भी करवा रहा हूँ। कोई चुनाव हारने से मैं घर थोड़ी बैठ गया। अब भी गर्मी का तपती धूप है, मंडसेश्वर में मूर्ति ग्रहण करके आया हूँ हरिपुरा में, और अब मैं जाऊँगा गाँव में, कहीं प्रसाद है, कहीं शादी है, कहीं कुछ है। तो मैं एक दिन भी घर पे नहीं बैठता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, और जनता की जो चाहत है उसको पूरी करने की कोशिश करता हूँ। और जनता मुझसे विश्वास रखती है कि जो व्यक्ति कहेगा वो करेगा, और उनका मेरे पर विश्वास है, और मैं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, उसको मजबूत रखूँगा, और उनकी भावना को मजबूत रखूँगा, और उनके जो वादे किए हमने वो पूरे भी करेंगे, और उनकी भावना के साथ मैं जुड़ा रहूँगा, ये मैं वादा लेके आया हूँ। 2023 के विधानसभा चुनाव में सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आपके मुख्य एजेंडे क्या रहेंगे? मेरा एजेंडा एक है, सबसे ज़रूरी तो पानी है। हमारे सूरजगढ़ विधानसभा में पानी की बड़ी दिक्कत है।
तो मेरा एक ही है कि घर घर में पानी हो, घर घर में पानी हो, और पानी की जो असुविधा है उसको सुविधा में परिवर्तित करें। और जहाँ हमारे छोटे हॉस्पिटल हैं उनको बड़े हॉस्पिटल बनाएं, जिससे चिकित्सा का साधन हो। कॉलेज, अच्छी कॉलेज बनाएं जिससे एजुकेशन जुड़े। सड़कें जहाँ टूटी हुई हैं, उस सड़कों का सुदृढ़ीकरण करें। अब की बार भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छे काम किए हैं, सड़कें बनाई हैं, पानी की, बिजली की। और उसके बाद में जो पुरानी पेंशन जो रुकी हुई थी, उस पेंशन को लागू किया है, और उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए हैं। उसके बाद भी विश्वास रखते हैं कि आगे भी कांग्रेस का राज आएगा, और उसमें हम सब लोग मिलकर के जनता की जो अधूरी जो मांगे हैं उनको पूरी करेंगे, और आवश्यकताएं जो चाहते हैं वो साथ एकजुट होकर के मुख्यमंत्री जी के और हमारे मंत्रियों के और सब लोग जनता के साथ मिलकर हम उसको पूरी करने का मेरा एक ही है कि हमारे क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी और सड़क और सद्भावपूर्ण सुरक्षा, ये चीज़ें बनी रहे, ये मेरा है। और सबसे मूलभूत है पानी। पानी की हम विश्वास दिलाते हैं कि 2025 तक सारे गाँव के लोगों को पानी पिलाएं। जी। अब हम आपका एक सेना भर्ती को लेकर जो मुद्दा चल रहा है उस पे बात करेंगे, क्योंकि झुंझुनू वो सबसे ज़्यादा यहाँ से सेना के अंदर जवान जाते हैं, और यहाँ वीरों की भूमि भी कहा जाता है झुंझुनू को। तो अभी हाल ही में काफ़ी समय से जो सेना की भर्ती है वो लंबित पड़ी है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने मिलिट्री में जो क- जैसे अल्फा, ब्रोस, आला, डेल्टा कंपनी होती थी, उन्हें 119 आदमी नफरी होती थी, तो उन्हें सोते उन्होंने कम कर दी, और कम करके हमारे 1,35,000 की जो सेना की भर्ती जो पेंडिंग पड़ी है उसको खा गए वो। तो ये मुख्यमंत्री जी का मुद्दा नहीं है, ये प्रधानमंत्री का मुद्दा है। मुख्यमंत्री का मुद्दा होता तो अभी तक सॉल्व हो जाता। मुख्यमंत्री के जो भी मुद्दे हैं वो सॉल्व किए हैं। प्रधानमंत्री सभी मुद्दों में फैल हुआ है, और केवल बातें बातें करता है, काम नहीं करता है। ऐसा बात पोस आदमी हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकता, बल्कि पीछे ले जाता है। अब सेनाओं के जो बच्चे थे, सेना की तैयारी करते थे, वो सब घर बैठ गए। हमारे मर्सिस्टर में भी मैं गया था, तो मर्सिस्टर के लोग कह रहे थे कि हमारे 6 सैनिक इसको भर्ती के जो इंस्टीट्यूट खुले हुए थे आपके, जो सारे बंद हो गए। कहा क्या करें, 2 साल में भर्ती नहीं हुई कोई, तो भर्ती नहीं हुई तो क्या पढ़ाएं, पढ़ाते पढ़ाते तंग आ गए, तो बंदी कर दी वो। तो इस प्रधानमंत्री के आने के बाद में चाहे उस सभी उपक्रमों को प्राइवेट में भेज दिया जाए। ट्रेन है सबसे बड़ा उपकरण है। जो हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा उपक्रम हिंदुस्तान में रेल है, जी। जो और देशों में इतना बड़ा नहीं है, तंत्र यही है। इसको भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिए, सब कुछ भेज दिया। अब 114 डिपार्टमेंट भेज करके पूरे हिंदुस्तान में खाली कर रखा है। केवल बातें बातें करने से थोड़ी काम चल जाएगा। इसलिए ये जो सेना की भर्ती पर इन्होंने बंद करके ये तत्काल चालू करे, वरना हमें संघर्ष के रूप में आगे आना पड़ेगा। और हमारे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुई है, जो एजुकेशन पढ़ के घर बैठे हैं, रेलवे की जो भर्तियाँ होती थी, लाखों लाखों भर्तियाँ होती थी, सब अबोलिश हो गई। तो आज हिंदुस्तान में उन्होंने कहा था मैं 2.5 करोड़ आदमी को नौकरी दूंगा, 2.5 करोड़ को छोड़ के 2.5 लाख भी नहीं दी। तो सारा सिस्टम क्लेप्स किया है। पर अब जनता के कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं मोदी देश बचाएगा। मंदिर से देश नहीं बचेगा, मंदिर से दिए जला सकते हैं, देश कैसे? जो रोटी खाने के उपक्रम होंगे, रोटी कमाने का, वो देश को आगे बढ़ाता है। मंदिरों में दिए जलाने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिए से मतलब नहीं है, उनको मोदी जी ने अपने तंत्र में नौकरी दे रखी है, और वो 15, 20, 25 हज़ार रुपये महीने के देते हैं, और मोदी जी करते रहते हैं। ये जो जब तक करते रहेंगे तब तक देश का भला नहीं हो सकता। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हमारे आज से 10 साल पहले कांग्रेस का राज था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। अमेरिका जैसे देशों में इतना क्लेप्स आया कि बैंकों की प्रक्रिया खत्म हो गई थी, बैंक फेल होने की कगार पे है। हिंदुस्तान में नाम मात्र भी कहीं असर नहीं हुआ। इसलिए इसमें अर्थशास्त्री नाम का कोई, मोदी जी की सरकार में कोई अर्थशास्त्री नहीं है। केवल भाषण और फके मारने वाले हैं, लंबी चौड़ी बात हाँकने वाले हैं। और कांग्रेस में अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी खुद थे। और जिस देश का अर्थशास्त्री कमज़ोर होगा, उस देश का हमेशा ही भट्ठा बैठा है। चाहे कोई भी देश हो, नोटबंदी का मामला हो, चाहे कोई मामला हो, ये अच्छा अर्थशास्त्री कभी नोट बंद नहीं करता है। नोट बंद करने से एक जहर हो जाता है देश में, और व्यापारी दूसरे जो देशों से व्यापारी करने के लिए आए थे, वो लोग भाग जाएंगे। अभी मैं देख रहा हूँ जो इंडस्ट्री लगा रखी थी, वो लोग प्लान करने जा रहे हैं, प्लान करते जा रहे हैं, बाहर जाएंगे दूसरे देशों में।
इसलिए जो इस देश की हालत है वो अर्थशास्त्रों पे थी। अर्थशास्त्र इनके पास है नहीं, केवल भाषण देने वाले हैं, और वो भाषण देने वाले नाम पार्टी का है बीजेपी। बैठो जिम्मो और पधारो, वो पार्टी है। जी। अब हम आपसे आखिरी सवाल पूछते हैं। आप अपने क्षेत्र के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये देना चाहूँगा कि ये 24 चैनल है, एक बहुत ही नया और एक सुदृढ़ और जनता की आवाज़ को आगे तक पहुंचाने वाला चैनल है। इससे आप जुड़िए, मैं भी जुड़ूंगा और लोगों को जोड़ेंगे। और मैं आपसे भी ये बात कहूँगा, इस चैनल को चैनल बना के रखिए, व्यापार मत बनाइए। आज देश में हर एजुकेशन को व्यापार बना दिया, राजनीति को व्यापार बना दिया, और सभी पत्रकारिता जो स्तंभ है देश का, 4 स्तंभ हैं, इस चारों स्तंभों को आप देखते हो कि कोर्टों में लोग विश्वास रखते थे, कोर्ट में मेरे को न्याय मिलेगी, कोर्टों की न्याय खत्म हो गई। नेताओं से मुझे शेल्टर मिलेगा, वो शेल्टर खत्म हो गया। पत्रकारों को यह था कि हमारी आवाज़ को गली गली मोहल्ले मोहल्ले मस्जिद मस्जिद तक पहुँचाएंगे, वो आवाज़ धूमिल हो गई। अब प्रशासन शासन सारी धूमिल हो गए, बचा गया। कल भी आपने देखा होगा एमपी में आईएएस के पास करोड़ों रुपए मिले, मशीनें खराब हो गई गिनते गिनते। कहाँ लेके जाएंगे पैसे? जो भी इस देश में भ्रष्टाचार करते हैं, और जो नेता भ्रष्टाचार करते हैं, जो शासक और प्रशासक करते हैं, जो कोई पत्रकार हो चाहे कोई न्यायपालिका हो, सभी के ऊपर ये अंकुश लगना चाहिए। और भ्रष्टाचार करने वाले नेता को तो टिकट भी नहीं देना चाहिए और जनता को वोट भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ देशद्रोही के नाम से लोग जाने जाते थे, जो देश के प्रति गद्दारी करते थे। आज देश का स्तंभ चारों अगर सुदृढ़ हो जाएंगे, देश मजबूत हो जाएगा। और जो भी भ्रष्टाचार करते हैं चारों स्तंभों में, वो देश के सबसे बड़े देशद्रोही माने जाएंगे। क्योंकि देश इन पर टिका हुआ है और दुनिया की आंखें हैं, और गरीब की इस बात के लिए नज़र है कि मेरा नेता क्या कर रहा है, मेरा शासक क्या कर रहा है, मेरा पत्रकार क्या कर रहा है, मेरी न्यायपालिका क्या कर रही है। वो सारी निगाहें गरीब जनता की आपके ऊपर है, हम पे है, दूसरों पे, न्यायपालिका पे। और वही जब जनता को धोखा देने लग जाएंगे तो लोगों का, राम तेरी गंगा मेले पिक्चर देखिए ना आपने, एक बूढ़े आदमी को चश्मा लगा के लड़की कहती है, ए बाबा तुम जैसे बूढ़े इस तरह करने लग जाएंगे तो लोग अंधविश्वास करना बंद कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग न्यायपालिका और ये चारों स्तंभ देश के जो सुदृढ़ है, अगर इन्होंने ही न्याय को जिंदा नहीं रखा, प्रशासन को जिंदा नहीं रखा, गरीब की आवाज़ को जिंदा नहीं रखा, तो ये समाज, देश, प्रदेश डूब जाएगा और समाज अंधकार में चला जाएगा। और एक दिन देश का हाल बेहाल हो जाएगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनियों को हमने भगाया था, जिन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, अपने फांसी के तख्ते पर गए थे, उन लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरा आखिरी शब्द यही है कि ईमानदारी दुनिया की सबसे बड़ी कुंजी है, सत्यमेव जयते, यही मेरा नारा है। जी, ये थे श्रवण कुमार जी, जो कि सूरजगढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक हैं। और फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए आरजे टीवी 24। और एक संदेश हम आपसे देना चाहेंगे, आइए आरजे टीवी 24 के साथ जुड़िए, एक समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।